हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलपीपीपी और ऑपरेशनल रिसर्च के क्वेश्चन। तो जो पिछले 2 साल के जो क्वेश्चन आए यानी कि 2019 और 2020 के जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि एलपीपी और ऑपरेशनल रिसर्च से टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 8 क्वेश्चन, जबकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, यानी कि आपको कैलकुलेट नहीं करना होता, जस्ट वो सिंपल रिजल्ट पे आते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली थ्योरम्स के स्टेटमेंट होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एलपीपी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2019 और 2020 के। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, क्योंकि यहाँ से आपके टोटल 16 मार्क्स मिलने वाले हैं अगर आप ये करते हो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं या फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पता होगा एक क्वेश्चन था डुअल का, वो जस्ट एज इट इज़ रिपीट किया था, सिर्फ वेरिएबल चेंज किए थे। तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि कितने कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए अब तक। तो जो पहला टाइप है वो ग्राफ पे पूछ रहा है, जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, यानी कि आपको ग्राफिकल मेथड से उसके सॉल्यूशन के बारे में बताना है कि वो फिजिबल रीजन होगा या फिर नॉन फिजिबल रीजन है। अगर फिजिबल रीजन है तो सॉल्यूशन अनबाउंडेड है, बाउंडेड है, या फिर अगर फिजिबल रीजन आ रहा है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। एक तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको पता होगा। सेकेंड टाइप का आता है थ्योरी पार्ट पे, यानी कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जनरेट फिजिबल सॉल्यूशन, डीजनरेट, नॉन डीजनरेट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो पिछले 2 साल के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है पहले हम लोग वो देख लेते हैं, और उसके बाद एक एक करके उसके टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला जो टाइप है जिसमें आपको ये पूछता है कि आपको ग्राफिकल मेथड से उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। अब सॉल्यूशन में कितने कंडीशन आ सकते हैं, हो सकता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो सकता है मल्टीपल सॉल्यूशन हो, और अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके किस पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ रहा है और उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है थ्योरी पार्ट पे। तो जैसे आपको देख रहा होगा, आपको एक एलपीपी दिया है, आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड, और आपको बताना है कि फिजिबल सॉल्यूशन है, मल्टी फिजिबल सॉल्यूशन है, यूनिक है, या फिर कैन नॉट से एनीथिंग। सेकेंड क्वेश्चन जस्ट थ्योरी पार्ट है, आपको थ्योरी पार्ट में सिर्फ डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। थर्ड, ये क्वेश्चन आपको एक मिला है जो कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पे क्वेश्चन है। अब ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करने का टेक्निक है, उसी के बेस पे एक टेक्निक का यूज किया है यहाँ पे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का यूज करके आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। अब उसके बाद उसमें से वो नॉन डीजनरेट है या डीजनरेट है, इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके बाद देखो फिर से आपका क्वेश्चन आ गया, बाय ग्राफिकल मेथड आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन थ्योरी पार्ट का है, डुअल से रिलेटेड। जस्ट मैं आपको कुछ 4 to 5 थ्योरम्स दिखाऊंगा, उसी से रिलेटेड सारे थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं डुअल के। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको क्या करना है, कैसे डुअल में कन्वर्ट करते हैं, जस्ट आपको वो प्रोसीजर पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सेम क्वेश्चन है, 2019 में भी पूछा गया था और सेम क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था, और कैसे करना है ये हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन सिंपल थ्योरी पार्ट है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन। यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, जस्ट आपको लैग्रेंजियन फंक्शन बताना, और ये काफी सिंपल होता है। हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। ग्राफिकल मेथड, उसके बाद फिर थ्योरी पार्ट, फिर उसके बाद ये 2019 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो जस्ट आपको इसमें ऑलरेडी ग्राफ दिया है, सिर्फ आपको ये बताना है कि इसका जो सॉल्यूशन बाउंडेड फिजिबल रीजन दिया है, आपको जस्ट बताना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन कब करेगा, किस पॉइंट पे अटेन करेगा, जस्ट आपको वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, 10th में थ्योरी का क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन की असाइनमेंट प्रॉब्लम है। ये भी सिंपल है, हम लोग हंगेरियन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। 37 फिर से ग्राफिकल मेथड। उसके बाद ये जस्ट वो जो मैंने कहा था ना 4 to 5 थ्योरम है, उससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिखाया था
कि ये 2019 और 2020 दोनों में रिपीट हुआ है, ठीक है, और सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। और उसके बाद ये भी सिंपल जस्ट वो 4 to 5 थ्योरम में से एक है। और उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, आपको जस्ट पता होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का कंडीशन, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो यानी कि मैं आपको कुल मिला जुला के ये कह सकता हूं, आपको एक तो ग्राफिकल मेथड पता होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के कुछ कंडीशन और उसको सॉल्व करने के मेथड, असाइनमेंट प्रॉब्लम के मेथड वो भी सिंपल आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। इसके अलावा नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग का लैग्रेंजियन फंक्शन आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा कैसे किसी प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करते हैं, जस्ट आपको इसका आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है, अगर आपको वो पता है तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हो सकता है 8 में से 1-2 क्वेश्चन डिफरेंट आ जाए, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज 6 क्वेश्चन आपके डन है कि अगर आप इतना भी करके जाते हो तो आपके एलपीपी के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले ग्राफिकल मेथड देखेंगे, उसके बाद थ्योरी के क्वेश्चंस, तो जो रिजल्ट है यानी कि डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, उसके बाद फिर बाकी एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोला है कि आपको एक एलपी प्रॉब्लम दिया गया है और आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ग्राफिकल मेथड का यूज करके इसके पास कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, या मल्टीपल फिजिबल सॉल्यूशन होगा, या यूनिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, या फिर कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप एक काम कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो वो एक एक करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम ये सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग 9th क्वेश्चन 2019 का है ये, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, ये भी 2019 का है। तो ये 4 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करेंगे जो कि बाय ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले ग्राफिकल मेथड वाले, उसके बाद हम लोग कुछ थ्योरी के रिजल्ट देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, और उसके बाद जितने भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। तो ये पहला क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 9 क्वेश्चन था। अब इसमें क्या करना था, हमको ये चेक करना है कि इसके पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, मल्टीपल सॉल्यूशन है, क्या है वो डिस्कस करना है, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है और सब्जेक्ट टू कंडीशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। और ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, एक पॉइंट को 0 पुट करके सेकंड पॉइंट फाइंड करो, सेकंड पॉइंट को 0 पुट करके फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जब मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो x2 मेरे पास 10 आ जाएगा, तो ये एक पॉइंट आ गया। सेकंड जब मैं x2 को 0 पुट करूंगा तो x1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.6। तो एक लाइन हमारे पास ये आ गया, सेकेंड लाइन ये आ गया। इसमें क्या कह रहा है कि ग्राफ इससे लेस देन होना चाहिए, यानी कि सारे पार्ट मेरे इसके नीचे आएंगे। सेकेंड में कह रहा है कि इसके भी नीचे, मतलब इन दोनों ग्राफ के नीचे, यानी कि ये रीजन जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास फिजिबल रीजन है जहां पे हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और हमें पता है हमें इसका क्या निकालना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहां एग्जिस्ट करता है, हमेशा कॉर्नर पे एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक तो 0 0 आ रहा है, दूसरा 6 0 आ रहा है, और थर्ड हमारे पास 0 9 आ रहा है। अब बचा ये 4th पॉइंट। तो 4th पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा फिर सॉल्व करूंगा। तो जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो x2, इसमें से ये 4x1 और यहां से 12, यानी कि 4x1 इज इक्वल टू 12। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और x1 3 आ जाएगा। जैसे मैं x1 के प्लेस पे 3 पुट करूंगा तो ये 18 माइनस 3 15, और 2 से डिवाइड करूंगा तो 7.5, यानी कि x1 और x2 आ गया, ठीक है। अब x1 x2 आ गया तो ये पॉइंट भी मिल गया, ये पॉइंट भी मिल गया, ये पॉइंट भी मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमा देगा वही हमारा क्या आ जाएगा, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब मैं 0 0 पुट कर रहा हूं तो 0 आ रहा है, 0 9 पे 54 आ रहा है, 6 0 पे 60 आ रहा है, और 3 7.5, मतलब इस पॉइंट पे भी 60 आ रहा है। मतलब ये वाले पॉइंट पे भी 60, ये वाले पॉइंट पे भी 60। इसका मतलब क्या हो गया
कि इस 2 पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है। बट अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन में या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, या तो नो सॉल्यूशन होता है। तो अगर इस 2 पॉइंट पे आ रहा है, तो इस 2 पॉइंट पे मैं अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो उसके हर पॉइंट पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है, यानी कि इस पूरे लाइन पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा। तो इसके पास कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट इज मल्टी फिजिबल सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इसका जो मल्टी फिजिबल सॉल्यूशन यानी कि जो भी ऑप्शन था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था, आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, ये सारे कंडीशन दिए। अब कंडीशन, पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि x की वैल्यू लेस देन 3, और सेकेंड कह रहा है x1 माइनस x2 इज लेस देन 0। तो जब आप इसका एक ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। देखो x1 लेस देन 3 मतलब ये पूरा रीजन, और ये तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखते हैं क्योंकि नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, तो ये वाला रीजन। सेकेंड क्या कह रहा है कि x1 माइनस x2 इज लेस देन 0 मतलब x माइनस y इज लेस देन 0, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन x। तो y की वैल्यू ग्रेटर देन x कब होगा, जब ये रीजन, तो इससे छोटा और इसके ऊपर, तो ये रीजन जो है ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि इसका जो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास रीजन कैसा आ रहा है, अनबाउंडेड। तो देयरफॉर इसका जो आंसर आ जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो ग्राफिकल मेथड वाला था, अच्छा ठीक है, ये ग्राफ में ही बता दूंगा। उसमें ग्राफ में जो हमारे पास देखो इस तरीके से कुछ ग्राफ था, ठीक है, सपोज इस तरीके से ग्राफ था। तो हमें पता है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो तो हमेशा कॉर्नर पे एग्जिस्ट करेगा, तो उसमें 4 पॉइंट थे। तो बाकी के जो लास्ट के सी और डी ऑप्शन है ना, वो इसलिए इनकरेक्ट हो गए क्योंकि एक तो मेरा फिजिबल रीजन के बाहर था और एक मेरा फिजिबल रीजन के अंदर था, बट वो हमारे कॉर्नर पॉइंट पे नहीं आ रहा। जबकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहां एग्जिस्ट करता है, कॉर्नर पॉइंट पे। तो वो 2 पॉइंट एलिमिनेट हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, ए और बी। जब मैं ए पॉइंट पुट कर रहा हूं तो -3 आ रहा है, बी पॉइंट पुट कर रहा हूं तो -2 आ रहा है। दैट इज हमारे पास जो मैक्सिमा आ रहा है वो किस पे आ रहा है, 3, 4 पे आ रहा है। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। जस्ट आपको पॉइंट पुट करना था, 4 पॉइंट दिए थे, और अपने को पता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है जब वो कॉर्नर पॉइंट पे आता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसमें देखो, इसमें तो आपको सिंपल क्लियर हो रहा है कि एक में लेस देन 12 बता रहा है, एक में इक्वालिटी बता रहा है, एक में ग्रेटर देन बता रहा है, और एक में ग्रेटर देन। तो आपको एक तो इससे ही आइडिया क्लियर हो जाएगा कि इसका जो रीजन आएगा वो नॉन फिजिबल रीजन आएगा। कि फिजिबल रीजन किसको बोलते हैं, जो सारे कंस्ट्रेंट का जो कॉमन रीजन आता है, मतलब ऐसा रीजन जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे। बट यहाँ पे जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बहुत ही अजीबोगरीब ग्राफ आ रहा है इस तरीके से कि पहला 3x1 प्लस 2x2 लेस देन 12, तो और उससे लेस देन बोला है, तो एक तो हमारे पास शायद ये वाला आ जाएगा। सेकेंड कह रहा है कि x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 8, और एक कह रहा है x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 4, मतलब ये हमारे पास ये ऊपर वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। और एक कह रहा है ये लाइन पे, तो यानी कि ऐसा कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिल रहा है जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि नॉन फिजिबल तब हम लोग बोलते हैं जब ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है कि यानी कि सारे कंस्ट्रेंट कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे, तो देयरफॉर इसके पास नॉन फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे 4 जो जस्ट आपका ग्राफिकल मेथड से हो जाता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता रहा हूं जिसके बेसिस पे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ये देखो, आपको एक जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग है ये, कि अगर एक जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग कैसा रहता है, आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा, या तो वो मैक्सिमाइज होगा या तो मिनिमाइज होगा। अब उसमें कुछ इस तरीके से कंडीशन होते हैं। अब एक बात बताओ, एक तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व हो जाता है, इसके अलावा हम लोग सिंप्लेक्स मेथड यूज करते हैं। तो सिंप्लेक्स मेथड में जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं, उसको बोलते क्या है। जैसे यहाँ पे देखो a11 x1 सॉल्व अप टू a11 xn, इस पूरे लाइन की वैल्यू b1 से छोटी है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें कोई नंबर ऐड कर दूं तो वो b1 के इक्वल हो जाएगा, इसमें कुछ नंबर ऐड कर दूं तो वो b2 के इक्वल हो जाएगा।
तो ऐसे इसमें हम लोग एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये मेरे पास कंस्ट्रेंट है तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्लैक वेरिएबल। ऑलरेडी हमारे पास कितने वेरिएबल थे, x1 से लेके xn तक। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं xn+1, xn+2, सॉल्व अप टू xn+m। ये इसमें m वेरिएबल और एक्स्ट्रा में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि इसमें ऐड करने के बाद वो इक्वालिटी पे कन्वर्ट हो जाए। तो ये मेरे पास, मैं इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकता हूं कि a11 x1 से लेके a1n xn और ये xn+1, ये एक नया वेरिएबल है। ऐसे यहां पे टोटल कितने वेरिएबल में ऐड कर रहा हूं और m वेरिएबल ऐड कर रहा हूं। अब इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ डेफिनेशन आते हैं। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो वो सेट ऑफ वेरिएबल जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एलपी प्रॉब्लम को, और सेटिस्फाई करता हो कंस्ट्रेंट को। तो उस वेरिएबल को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे जो सारे कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करे और एलपी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सेट ऑफ वेरिएबल को हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे किसी एलपी प्रॉब्लम का। वो कंस्ट्रेंट को तो सेटिस्फाई कर रही, साथ में जो नॉन निगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि x1 x2 सॉल्व अप टू xn जो ग्रेटर देन 0 है, उस कंडीशन को भी अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। तो एक तो हो गया सॉल्यूशन जो सिर्फ कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है, और फिजिबल सॉल्यूशन मतलब जो नॉन निगेटिविटी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर हो गया। थर्ड, बेसिक सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, हमने क्या किया था, कुछ स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, पहले हमारे पास टोटल कितने थे, n वेरिएबल्स। अब मैं m वेरिएबल्स और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, टोटल मेरे पास कितने वेरिएबल हो गए, n+m वेरिएबल्स हो गए। तो जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा बाय सेटिंग एनी n वेरिएबल अमोंग n+m वेरिएबल, यानी कि n+m वेरिएबल्स में से अगर मैं n वेरिएबल को क्या करूं, 0 पुट करूं, और फिर बाकी बचे हुए m वेरिएबल का यूज करके मैं अगर सॉल्व कर रहा हूं, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आती है इसको बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। और उसके बाद बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर वो नॉन निगेटिविटी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर है। सॉल्यूशन मतलब जो कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे, फिजिबल सॉल्यूशन मतलब जो प्लस सॉल्यूशन तो होना चाहिए प्लस नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे। बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हम n वेरिएबल्स को 0 पुट करते हैं और बचे हुए वेरिएबल के साथ उसको सॉल्व करते हैं, फिर जो सॉल्यूशन आता है उसको बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। अब अगर बेसिक सॉल्यूशन नॉन निगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फिर अब इसमें आ जाता है कि नॉन डीजेनरेट क्या होते हैं और डीजेनरेट क्या होता है। तो किसी भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को जिसमें सारे m बेसिक वेरिएबल पॉजिटिव आने चाहिए, मतलब अब जो बचे हुए बेसिक वेरिएबल है, क्योंकि हम लोग n को तो पुट कर रहे हैं 0, बचे हुए m बेसिक वेरिएबल अगर वो पॉजिटिव है सारे और बाकी जो n वेरिएबल है वो 0 है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल। और डीजेनरेट क्या होता है, जब किसी भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में एक या उससे ज्यादा m बेसिक वेरिएबल आर इक्वल टू 0, मतलब जो m है ना बेसिक वेरिएबल वो भी अगर एक या उससे ज्यादा 0 हो जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं डीजेनरेट बेसिक फिजिबल। ऑप्टिमल मतलब तो पता ही आपको, इट इज द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो फंक्शन को ऑप्टिमाइज करता है, मतलब या तो मैक्सिमम वैल्यू देगा या तो मिनिमम वैल्यू देगा। अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू या तो इंक्रीज हो जाए या तो डिक्रीज हो जाए इनफाइनेटली, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। और एक चीज याद रखना है, जितने भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आते हैं, ये देखो, ये भी आपको डेफिनेशन, एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। कि जितने भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, वो हमेशा क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, या फिर एवरी एक्सट्रीम पॉइंट, जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं सेट ऑफ कंस्ट्रेंट के। तो ये पॉइंट याद रखना है। और हमेशा याद रखना है, तो जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का जो रीजन बनता है वो हमेशा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, यानी कि एक कॉन्वेक्स सेट होता है, क्योंकि इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे गए। तो अब इसके बेसिस पे थ्योरी पार्ट वाले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
और आपको याद रखना है, अगर कोई सॉल्यूशन है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो फिजिबल सॉल्यूशन है, अगर कोई फिजिबल सॉल्यूशन है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, जिसके बेसिस पे हम लोग थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा तो आप बाकी सारे थ्योरी पार्ट को कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फटाफट थ्योरी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं डुअल प्रॉब्लम। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर एवरी फिजिबल सॉल्यूशन इज अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अभी मैंने कहा कि सारे फिजिबल सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होते, क्योंकि फिजिबल सॉल्यूशन क्या डिस्कस किया था हम लोग ने, ऐसा सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन हो और वो नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट को और जो कंस्टेंट है प्लस नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन डिफरेंट है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास n प्लस m वेरिएबल्स है उसमें से n वेरिएबल्स को जीरो पुट करते हैं और बचे हुए m वेरिएबल्स के साथ हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, और फिर जो हमें सॉल्यूशन मिलती है उस बेसिक वेरिएबल के साथ उसे हम लोग बोलते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड क्या कह रहा है कि इफ देयर इज अ फिजिबल सॉल्यूशन, कि अगर फिजिबल सॉल्यूशन है तो देन देयर इज अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये ट्रू है, क्योंकि अगर हमारे पास मान लो फिजिबल सॉल्यूशन है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें n वेरिएबल्स को जीरो पुट करके उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो अगर फिजिबल सॉल्यूशन है तो हम लोग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सारे फिजिबल सॉल्यूशन ही बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होंगे, ये करेक्ट नहीं है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके बाद ये भी ऑलरेडी हो चुका है। अब इसमें देखो, नहीं ये भी डुअल प्रॉब्लम है। हाँ, अब ये देखो, कह रहा है फॉर अ एलपी प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें फॉल्स पूछा है, एक एक करके चेक करते हैं। इफ द फिजिबल रीजन इज अ पॉलीहेड्रॉन तो देन एटलीस्ट वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है कि अगर फिजिबल रीजन हमारा पॉलीहेड्रॉन आता है तो कम से कम एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होती है, उसकी ऑप्टिमल होती है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, तो ये तो ट्रू है। सेकेंड, इफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। कह रहा है कि अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड होगा। तो ये ट्रू नहीं होता। हम मिनिमा के लिए ले सकते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं मिनिमम वाला प्रॉब्लम ले लूं और वो अपर से बाउंड नहीं है, मतलब बाउंडेड वो मतलब बाउंडेड अबो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। लेकिन जो मिनिमम है वो कहाँ ढूंढते हैं हम लोग, टुवर्ड्स ओरिजिन ढूंढते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ ओरिजिन पे अगर उसका मिनिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ओरिजिन पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर वो ऊपर से अनबाउंडेड भी है तो क्या फर्क पड़ता है। तो अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो फिजिबल रीजन बाउंडेड होगा, ये जरूरी नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है, इफ द हाफ स्पेस। अब हाफ स्पेस हम लोग किसको बोलते हैं, जो हमारे पास कंस्टेंट आता है उसमें क्या होता है, या तो लेस देन होता है या तो ग्रेटर देन होता है। तो लेस देन आ रहा है मतलब वो एक हाफ स्पेस को ही कवर करता है। लेस देन के लिए हम लोग लाइन के नीचे वाला लेते हैं, ग्रेटर देन के लाइन के ऊपर वाला लेते हैं, इसीलिए इसको हम लोग हाफ स्पेस बोलते हैं। इफ द हाफ स्पेस करेस्पॉन्डिंग टू दी कंस्टेंट, मतलब कंस्टेंट के करेस्पॉन्डिंग जो हाफ स्पेस होता है डू नॉट इंटरसेक्ट द प्रॉब्लम हैज अ नो फिजिबल सॉल्यूशन। अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड से डिस्कस किए थे कि अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है मतलब कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो अगर कंस्ट्रेंट किसी कॉमन रीजन को, यानी कि ऐसा रीजन नहीं मिल रहा है जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन आता है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। डी, सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज अ कॉन्वेक्स सेट। ये मैंने अभी पहले ही कहा था कि अगर फिजिबल सॉल्यूशन का जो पूरा सेट बनता है वो हमेशा एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन या फिर कॉन्वेक्स सेट बनता है, ठीक है। तो यानी कि डी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, सिर्फ बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल क्वेश्चन थे हमारे 2020 के। एक क्वेश्चन और था जो कि लैग्रेंजियन फंक्शन है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा था, इसमें क्या करना है, जस्ट आपको चेक करना था। अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट जो 1 और 7 है, तो 1 और 7 को देखोगे तो ये कॉर्नर पॉइंट पे आ रहा है, तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है। 3, 4 ये भी कॉर्नर पॉइंट पे आ रहा है, ये भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन सी और डी देखो, 3, 3 तो ये हमारा
रीजन के अंदर आ रहा है, ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा इस बात की गारंटी नहीं। ठीक है, 3 5 हमारे पास क्या आ रहा है, वो बाहर आ रहा है, हमारे जो रीजन है उसके ही बाहर चले गया, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो देयरफॉर ए और बी में से हमें चूज करना था, और उसमें से पुट करने के बाद हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम। यानी कि एलपी प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन को लेके इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। कह रहे हैं जितने भी एलपी प्रॉब्लम है उसके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। रॉन्ग, हर एलपी प्रॉब्लम के पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। सेकेंड देखो, सेकेंड बी सी छोड़ो, डी देखो, एवरी फिजिबल सॉल्यूशन इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। रॉन्ग, कि हर फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब होता है जब वो उसकी मतलब मैक्सिमा वैल्यू दे या तो मिनिमा वैल्यू दे, तो सारे फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होते। बी और डी देखो, तो मैंने अभी क्या कहा था कि अगर आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमेशा फिजिबल सॉल्यूशन के कॉर्नर पॉइंट पे होगा। और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या था कि अगर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, अगर कोई भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, तो वो हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट होता है कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, या फिर जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट है इज अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ कांस्टेंट। ये देखा था हम लोग ने। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए एक्सट्रीम पॉइंट वाला कंडीशन नहीं था, तो इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम ऑकर्स ओनली एट द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। सी ऑप्शन देखो, इफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कह रहा है कि अगर सपोज ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो देन देयर विल बी ऑलवेज एटलीस्ट वन एट द कॉर्नर ऑफ द सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि फिजिबल सॉल्यूशन के कॉर्नर पे ही एग्जिस्ट करता है। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए ट्रू है, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये भी हो चुका है। ठीक है, तो ये थे हमारे जो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कॉन्वेक्स सेट, इससे रिलेटेड थ्योरी पार्ट। तो ये तो हो गया दो टाइप का, पहले हम लोग ने ग्राफिकल मेथड से देखा, दूसरा हमारा थ्योरी पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डुअल प्रॉब्लम के क्वेश्चन कैसे करते हैं। और डुअल प्रॉब्लम के क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, जस्ट मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें अभी हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो 2020 में एक तो ये डुअल का क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ था, और एक तो ये थ्योरी पार्ट वाला, एक तो ये थ्योरी पार्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और एक तो ये 39 वाला। इसके बाद फिर 2019 में देखो कितने क्वेश्चन आए इसके डुअल प्रॉब्लम के। एक तो ये डुअल प्रॉब्लम का है, ये 2 क्वेश्चन डुअल प्रॉब्लम के, और ये 3 क्वेश्चन डुअल प्रॉब्लम के, यानी कि 3 क्वेश्चन 2019 में और 2 क्वेश्चन 2020 में। टोटल 5 क्वेश्चन डुअल प्रॉब्लम्स है, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। जस्ट ऐसे समझो जैसे मैट्रिक्स में हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, वैसे ही प्राइमल अगर हमारे पास दिया है तो उसका डुअल इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ प्राइमल। जस्ट इतना ही आइडिया है, सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे मैक्सिमा है तो मिनिमा होगा, मिनिमा है तो मैक्सिमा है, इसका कॉलम रो में चले जाता है, रो कॉलम में चले जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब देखो डुअल प्रॉब्लम। तो डुअल प्रॉब्लम अगर हमारे पास प्राइमल फॉर्म की बने, ठीक है, तो अब प्राइमल फॉर्म, तो सपोज अगर हमारे पास एक प्राइमल फॉर्म गिवन है तो हम लोग उसका यूज करके डुअल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर मान लो मैक्सिमाइज दिया है, जैसे मैक्सिमाइज है तो वैसे ही आप लोग मिनिमाइज के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैक्सिमाइज मेरा प्रॉब्लम है, z इज इक्वल टू c1 x1 सॉल्व अप टू cn xn, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और सब्जेक्ट टू दिस कंस्टेंट, ये हमारे पास कंडीशन है। तो a11 x1 सॉल्व अप टू a1n xn लेस देन b1, ये पहला कंडीशन, ऐसे सेकेंड कंडीशन, ऐसे टोटल मेरे पास m इक्वेशंस होंगे, m इनइक्वालिटीज होंगी, इस लेस देन m। ठीक है, तो इस टाइप के मेरे पास, ये सपोज मेरे पास प्राइमल हो गया। अब इसका डुअल कैसे निकालते हैं, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है इसका डुअल। पहले तो अगर ये मैक्सिमाइज प्रॉब्लम है तो यहां पे हमारे पास मिनिमाइज हो जाएगा, अगर वो मिनिमाइज है तो ये क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है।
वहां पे हम क्या यूज कर रहे थे, जेड, यहां पे जस्ट डब्ल्यू हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं। अब देखो जो यहां पे B1, ये जो B1 B2 सॉल्व अप टू BM है, ये जो यहाँ पे इनइक्वालिटी के राइट मतलब जो हमारे पे कंस्ट्रेंट में जो राइट साइड में है, ये हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोएफिशिएंट बन जाता है। यानी कि B1 B2 सॉल्व अप टू BM, और ये हमारे पास Y1 Y2 YM, ये एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहां पे जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 से लेके xn का जो कोएफिशिएंट है, ये हमारा कहां चले जाता है, यहां पे कंस्ट्रेंट में चले जाता है। तो यानी कि तो देखो वहां पे C1 तो ये C1 C2 सॉल्व अप टू Cn, और यहां पे अगर ये इनइक्वालिटी लेस देन का है, अगर यहां पे हमारे पास इनइक्वालिटी जो है ये लेस देन इनइक्वालिटी आ रहा है, तो ये यहां पे इनइक्वालिटी क्या चले जाएगा, ग्रेटर देन। और उसके बाद अब ये जो कंस्ट्रेंट लिखना है उसको कैसे लिखना है, बहुत ही सिंपल है, A11 A1n, अगर ये रो में है आप उसको कॉलम में लिख दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, और जो आपका mth रो है उसको mth कॉलम में। देखो A11 A1n, तो यानी कि A11 सॉल्व अप टू A1n, ये आपका जो लास्ट में AM1 से लेके AMN तक है, ये आपका लास्ट कॉलम में आ जाएगा, यानी कि AM1 सॉल्व अप टू AMN। तो बस ये इस तरीके से आएगा, और आपका जो ये नॉन निगेटिविटी कंडीशन है वो होनी चाहिए, यानी कि सिंपल जैसे ट्रांसपोज हो रहा है। बस आपको ये याद रखना है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल के कोएफिशिएंट थे वो यहाँ पे कंस्टेंट में आ जा रहा है, और इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और जो यहाँ पे था वो यहाँ चले जाता है, और बाकी जो कंस्टेंट में हमारे पास ये सब है वो रो का कॉलम हो जाता है, कॉलम का रो। तो इस तरीके से हमारे पास डुअल प्रॉब्लम आता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ था, ये 2020 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन था, यहां पे भी वही कंडीशन गिवन थी, यहां पे भी वही कंडीशन गिवन था, और जस्ट आपको वेरिएबल चेंज कर पूछा भी सेम था, जस्ट आपको उसमें जो वेरिएबल है वो चेंज कर दिया था। अब देखो ये मेरे पास गिवन थी, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे लेस देन इनइक्वालिटी पे चेंज करना पड़ता है, तो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास x1 माइनस x2 और ये लेस देन 2 आ जाएगा। जस्ट ये हो गया। अब वहां पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, जब मैं इसका डुअल प्रॉब्लम बनाऊंगा तो डुअल प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, जो ये 4-2 यहां पे दिख रहा है, ये 4-2 आपका यहां आ जाएगा, ठीक है, यहां पे लेस देन है, ग्रेटर देन हो जाएगा, ये -1 यहां है तो -1 यहां आ जाएगा, ये 1 और -1 है तो ये 1 और -1 यहां चले जाएगा, और नया वेरिएबल यूज करते y1 y2 ये, तो यानी कि ये आपका डुअल प्रॉब्लम हो गया। अब वहां पे क्वेश्चन में क्या दिया था, इसके प्लेस पे a लिखा था, a इंटू y1, इसके प्लेस पे b लिखा था, तो a इंटू y1 b इंटू y2, तो यानी कि a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, b की वैल्यू 2, तो आपका a1 की वैल्यू -3, b की वैल्यू 2। उसके बाद क्या किया था वहां पे, यहां पे लिखा था -py1, तो -py1 दिया है, तो p के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सिंपल 1, तो यहां से आपके p के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, और यहां पे जस्ट q लिखा था, अब यहां पे जस्ट q लिखा है तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो यानी कि आपका q क्या आ जाएगा 1। तो ये पहला क्वेश्चन था 2020 का। 2019 में भी सेम था, बट वहां पे अब वो क्या यूज कर रहा है, यहां पे जो ए बी यूज कर रहा है, तो सेम क्वेश्चन यहां तक तो सेम, मतलब अपना जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, बस वहां पे वेरिएबल चेंज कर दिया था, यहां पे पी यूज कर रहा था, यहां पे क्यू, यहां पे आर और यहां पे एस। तो देखो यहां पे अगर पी करूंगा तो फिर से -3, यहां पे क्यू करूंगा तो 2, अब उसके बाद यहां पे माइनस नहीं दिया था, जस्ट RY1 दिया था, तो अगर R की वैल्यू RY1 की वैल्यू -Y1 है तो R के प्लेस पे क्या आ जाएगा -1, और यहां पे एज इट इज वही दिया था, तो यानी कि S, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो जस्ट आपको कंपेयर करना था, तो यानी कि इतना सिंपल क्वेश्चन आपको दोनों बार पूछा गया था। अब कुछ थ्योरम्स हैं जिसके बेसिस पे डुअल पे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट थ्योरम, डुअल ऑफ द डुअल इज द प्राइमल, यानी कि डुअल का फिर से डुअल ले लोगे तो वो प्राइमल बन जाता है। सेकेंड,
इफ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन for any feasible solution of the primal is less than the value of objective function for any feasible solution of the dual। तो एक तो ये सेकंड स्टेटमेंट है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू z फॉर एनी फिजिबल सॉल्यूशन तो प्राइमल लेस देन, तो जो वैल्यू आती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वो w हो जाता है फॉर एनी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द डुअल, मतलब वो z और w। इफ आइदर द प्राइमल और द डुअल प्रॉब्लम हैज अ अनबाउंडेड सॉल्यूशन, या तो प्राइमल के पास या तो डुअल के पास अगर अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ जाए तो जो सॉल्यूशन होता है अदर प्रॉब्लम का वो इनफिजिबल आता है। मतलब अगर डुअल अनबाउंडेड है तो प्राइमल क्या हो जाएगा, इनफिजिबल सॉल्यूशन। और अगर सपोज क्या प्राइमल के पास अनबाउंडेड है तो डुअल क्या आ जाएगा, इनफिजिबल आ जाएगा। ठीक है। और एक थ्योरम है मेन डुअलिटी और अ फंडामेंटल थ्योरम ऑन डुअलिटी, याद रखो, हो सकता है इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाए। इफ बोथ द प्राइमल एंड डुअल प्रॉब्लम हैव अ फिजिबल सॉल्यूशन देन बोथ हैव अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड मैक्सिमा z इज इक्वल टू मिनिमा w। कि अगर सपोज दोनों के पास चाहे प्राइमल या डुअल के पास अगर फिजिबल सॉल्यूशन आ रहा है तो दोनों के पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा और z का मैक्सिमा किसके इक्वल आता है, मिनिमा। तो यही हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि अगर डुअल हमारे पास एग्जिस्ट कर गया तो हमारे पास प्राइमल का भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर हमें मैक्सिमा फाइंड करना है तो डुअल का मिनिमा फाइंड आउट करेंगे, अगर मिनिमा फाइंड करना है तो डुअल का मैक्सिमा फाइंड आउट करते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ थ्योरी क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो जो क्वेश्चन आए हैं डुअल के बेसिस पे, टोटल 5 क्वेश्चन एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और सिंपल आपके थ्योरी के भी क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आपको ये 4 थ्योरम पता है। ठीक है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये देखो पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल। थ्योरम है ये कि डुअल का डुअल लेंगे तो प्राइमल आता है, पहला ट्रू आ गया। सेकंड क्या कह रहा है, एवरी सॉल्यूशन ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम इज अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब भी हम लोग ने देखा था कि सारे सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यानी कि सिर्फ ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। सिंपल रिजल्ट है, कुछ भी इसमें नहीं करना था। अब ये क्वेश्चन देखो ऑलरेडी हमारे पास था, मैंने बताया था कि आपको जस्ट कोएफिशिएंट दिया है ए बी माइनस पी क्यू, जस्ट आपको कंपेयर करना था। पहले आप उसको कन्वर्ट कर दो डुअल में और कंपेयर करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। ये ऑलरेडी हो चुका है हमारे पास। तो यानी कि ये 2 क्वेश्चन आए थे कब, 2020 में। अब 2019 में जो 3 क्वेश्चन आए थे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, लेट द प्राइमल मैक्सिमाइजेशन। प्रॉब्लम के पास m कंस्टेंट है और n नॉन निगेटिविटी वेरिएबल्स है। देन कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। यानी कि एक प्राइमल मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, उसके पास m कंस्टेंट है और n नॉन निगेटिव वेरिएबल है। मतलब जो कोएफिशिएंट रहते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वो टोटल कितने हैं, n नॉन निगेटिव वेरिएबल्स हैं। सेकेंड जो हमारे पास कंस्टेंट है वो कितने हैं, m। तो हमको पता है कि जब डुअल करते हैं तो सब उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर मैक्सिमाइजेशन है तो मिनिमाइजेशन हो जाएगा। अगर इसके पास n नॉन निगेटिव वेरिएबल्स है तो उसके पास n कंस्टेंट हो जाएंगे, और इसके पास अगर m कंस्टेंट है तो उसके पास m नॉन निगेटिव वेरिएबल्स रहेंगे। तो पहला देखो, तो डुअल हैव अ n कंस्टेंट एंड m नॉन निगेटिविटी वेरिएबल्स। तो m कंस्टेंट थे तो m वेरिएबल हो जाएंगे, वही कह रहा है कि m नॉन निगेटिव वेरिएबल सही है। n नॉन निगेटिव वेरिएबल्स थे वो कंस्टेंट चले जाते हैं तो n क्या हो जाएंगे, कंस्टेंट। यानी कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, प्राइमल का कंस्टेंट नॉन निगेटिव वेरिएबल में हो जाता है और नॉन निगेटिव वेरिएबल्स कंस्टेंट में चले जाता है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। द डुअल इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये भी करेक्ट है। जब हम प्राइमल में मैक्सिमाइजेशन करते हैं तो डुअल में मिनिमाइजेशन करते हैं, सॉरी। तो ये हो गया। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना था, जस्ट आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। अगर आप इसको छोड़ के जा रहे हो तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 39 देखो, ये भी ऑलरेडी देखो सेम क्वेश्चन है, जस्ट इसमें नंबर भी नहीं चेंज किया, सब कुछ सेम है। जस्ट आपको वहां पे ए बी पी क्यू दे रहा था, यहाँ पे पी क्यू आर एस दिया है। यानी कि 2019 का ये क्वेश्चन और 2020 का सेम क्वेश्चन रिपीट आया था।
ये देखो, ये भी हमने थ्योरम देखा कि अगर डुअल या प्राइमल में से किसी के पास में भी अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ जाए तो दूसरे के पास क्या आता है, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन आता है। तो इसमें कह रहा है कि इफ द डुअल प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, तो प्राइमल के पास क्या होगा, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन। जस्ट स्टेटमेंट है, आपको नहीं कि फाइंड आउट करना है, जस्ट आपको पता है कि डुअल प्रॉब्लम के पास अनबाउंडेड है या प्राइमल के पास अनबाउंडेड है, तो दूसरे के पास नो फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड आया था डुअल का, डुअल हमको कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट उसके रिजल्ट पता होना चाहिए और कैसे प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या क्या चीजें चेंज होती है, बस ये हमको पता होना चाहिए था। तो ये हमारा थर्ड टाइप हो गया। तो फर्स्ट टाइप में ग्राफिकल मेथड, सेकेंड में उसके थ्योरी पार्ट, थर्ड में हम लोग ने डुअल, इसमें दोनों हम लोग ने कर दिया, उसका थ्योरी पार्ट भी और कैसे कन्वर्ट करते हैं प्राइमल को डुअल में, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए और क्या क्या उसमें चेंज होता है। अब देखो नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसके बेसिस पे दो क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन 2020 में आया था जहां पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का यूज करके आपको सॉल्व करना था, और एक क्वेश्चन आया था जस्ट उसके कंडीशन पे कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब वो सफिशिएंट है, नेसेसरी है या नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जस्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन आया है तो वो दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन है कि आपको एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल दिया है और इसमें दो स्टेटमेंट दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होगा। तो पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन आया था 2020 में कि आपको उसमें सॉल्व करना था, ठीक है। तो 2020 में सॉल्व करना था, तो जो सॉल्व कर देखो ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो ये भी सिंपल सा मेथड है, आपको ऐसा नहीं कि आपको पूरे सिस्टमैटिक लिखना है, जितना हो सकता है रफ में और जितनी स्पीड हो सकती है उतना इंक्रीज करके आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको एक एक स्टेप लिखना है, जितना हो सकता है फास्ट करो, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन आ रहा है तो वहां पे ये टेस्ट होता है कि आपका प्रैक्टिस कितना अच्छा है और आप कितने जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो थ्योरी होते हैं, तो वो तो आपका कॉन्सेप्ट है। बहुत बार ऐसा होता है कि जहां पे आपको क्वेश्चन जस्ट सिंपल होते हैं, बट आप कितने जल्दी कितने स्पीड सॉल्व कर सकते हो वो मैटर करता है। तो अभी 3 क्वेश्चन बचे हुए, 2 क्वेश्चन तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पे है, एक क्वेश्चन ये 2020 का जो कि सिंपल, तो सॉरी 4 क्वेश्चन है, एक हमारा नॉन लीनियर वाला भी वो भी सिंपल है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का एक थ्योरी क्वेश्चन जस्ट ये कैलकुलेट करना है, और एक असाइनमेंट प्रॉब्लम वाला। तो ये सब क्वेश्चन करके हम लोग उसके बाद हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में कैसे क्या होता है, इसमें क्या चीजें होती है, कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आपके पास एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपके सामने ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का क्वेश्चन दिया है, आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो, जिसके पास क्या आते हैं, आई थ्रो और जेथ कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। और ये उस पर कुछ कंस्टेंट आ रही है, तो ये आपके पास कंस्टेंट हो गया। तो जस्ट इस फॉर्म में हमारा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको जस्ट इसी के थ्योरी पे दे दिया है कि 2 सेट्स ऑफ कंस्टेंट विल बी कंसिस्टेंट, सिस्टम विल बी बैलेंस इफ, ये कंडीशन होना चाहिए। यानी कि जो हम लोग ये जो सिस्टम है बैलेंस होता है या फिर ये कंसिस्टेंट होगा कब, जब ये दोनों इक्वल आएंगे, यानी कि दोनों कंस्टेंट का जो समेशन ये दोनों इक्वल आना चाहिए। इसके बाद ये इफ एंड ओनली कंडीशन भी कहता है। तो इक्वालिटी साइन ऑफ द कंस्टेंट कॉजेज वन ऑफ द कंस्टेंट, ये छोड़ो। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विल हैव अ फिजिबल सॉल्यूशन ओनली इफ द अबोव रिस्ट्रिक्शन इज सेटिस्फाइड। thus ये जो है नेसेसरी एज वेल एज सफिशियंट कंडीशन है फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू हैव अ फिजिबल सॉल्यूशन। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के पास फिजिबल सॉल्यूशन होगा, इसके लिए ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी एंड सफिशियंट है, यानी कि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन भी है। तो यही हमारा थ्योरी क्वेश्चन था, ठीक है। एक तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें भी वही डेफिनेशन है, फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, एक बार रीड कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। ऑप्टिमल सॉल्यूशन और नॉन डिजेनरेट क्या होता है, नॉन डिजेनरेट के क्वेश्चन में यूज होगा, इसके लिए देख लेते हैं हम लोग कि अगर जो हम एलोकेशन करेंगे यहाँ पे, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि एलोकेशन क्या होता है। तो अगर नंबर ऑफ एलोकेशन m+n-1
कि इक्वल है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन डीजनरेट, अगर इक्वल नहीं है तो उसको बोलते हैं डीजनरेट। अब देखो मेथड टू सॉल्व अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो बहुत सारे मेथड है जिसमें से हमको फर्स्ट मेथड का इस क्वेश्चन में यूज करना है। और अगर आपको एक बार ये मेथड समझ में आ गया तो बाकी सब में भी उसी तरीके से हमें चूज करना है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, रो मिनिमा मेथड। तो देखो नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो नॉर्थ और वेस्ट से सिलेक्ट करते हैं। अगर रो मिनिमा है तो रो में सबसे मिनिमम से सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे कॉलम से लिस्ट कोस्ट सबसे मिनिमम, और एक वोकल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ये आपको नहीं पूछेंगे तो यही हो सकता है, अगर पूछेंगे तो इसी में से। ये समझ में आ गया तो बाकी सब भी वैसे ही रहता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है और एक जगह मिल का प्रोडक्शन हो रहा है। आपको क्या करना है, सबका डिमांड भी पूरा करना है, और आपके पास जिस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जितने आपके पास लीटर मिल्क है उसी में से आपको डिमांड पूरा करना है। तो अब क्या करते हैं, जैसे पहला कंडीशन तो क्या है कि जो जितने भी कंडीशन है चाहे वो कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के या डिमांड के वो सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 6 + 1 + 10 ये क्वेश्चन में दिया है, मैं आपको दिखा दूंगा आगे। तो ये कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, और यहां से देखो 7 5 3 2, तो ये 10 17, यानी कि ये बैलेंस हो गया, इसके पास फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अब करते कैसे, ये देखो आपके सामने ये कोस्ट दिया है 2 3 11 7 1 0 6 1 5 8 15 9, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट सेलेक्ट करना है। तो यहां से नॉर्थ और यहां से वेस्ट, मतलब ये आपका हो जाए। अब यहां पे आपके जो ये आपके सामने क्या दिया है, D1 D2 D3 D4, और यहां पे आपके पास P1 P2 P3, यानी कि ये प्रोडक्शन है और यहां पे आपको ये डिमांड दिया है, ठीक है। तो यहां पे कितना अवेलेबल है, आपको चाहिए कितना 2, और यहां पे टोटल है कितने, यहां पे 6 है, और इसका डिमांड कितना है आपके पास 7 है। तो अगर मैं कह रहा हूं 6 सप्लाई है तो आप क्या करोगे, यहां पे 6 इसको एलोकेट कर दोगे, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इसको पूरा कट कर दो, तो ये पूरा आपका कट हो जाएगा। तो ये तो 6 हो गया, और इसमें 7 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। अब इसके पास यहां पे कितना है 1, तो आप क्या करोगे, यहां पे भी 1 आ रहा है, यहां पे भी 1 आ रहा है, तो ये पूरा कंप्लीट कर दोगे, आपका रो भी हट जाएगा और ये भी। तो कितना आपने यहां पे इसका पूरा किया है 1, तो यानी कि इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब यहां पे आते हैं हम लोग, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये सिर्फ ये बचा 8 15 और 9। अब यहां पे टोटल 5 है, यहां पे 10 है, तो आप पहले इसका पूरा डिमांड पूरा कर दोगे। तो यहां पे कितना आ रहा है 5, तो यहां पे 5 बचेगा, ठीक है। तो यहां पे एलोकेशन 5 कर दोगे। ऐसे यहां पे आपके पास कितने आ रहे हैं, 3 है, और यहां पे टोटल 5 है, तो दोनों में मिनिमम क्या आ रहा है 3, तो यहां पे 3 एलोकेशन दे दोगे। फिर दोनों के पास 2 2 बच रहा, तो यहाँ पे 2 एलोकेशन। तो टोटल एलोकेशन कहां कहां मिल रहा है आपको, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अब आपको क्या करना है, जो मिनिमम कॉस्ट आती है, जस्ट आपको क्या करना है, जो आपने एलोकेशन दिया है उसी को मल्टीप्लाई करना उसके कॉस्ट से, यानी कि 6 × 2 1 × 1 5 × 8 15 × 3 2 × 9। इसको मैं जस्ट इसके क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखना, इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, ये और बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस किए। तो जो बचे हुए क्वेश्चन थे, जस्ट आप लोग को वो वीडियो, दो अलग ही वीडियो ना देखना पड़े, इसके लिए मैं आज पूरा कंटिन्यू एक ही में लेके आया हूं। बट अगर आपको फिर भी देखना है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं एलपीपी का, जहां पे मैंने इसको सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। 100 डेज चैलेंज में ही आपको मिल जाएगा, आई थिंक कुछ 15 के बाद है, 15 20 के बाद ही रहेगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो मिनिमम कॉस्ट है तो 6 × 2, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 116। बट आपको क्वेश्चन में वो 100 में दिया है, इसके लिए ये कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात आती है कि डी जनरेट है या नॉन डी जनरेट है, तो m + n, तो m मतलब क्या है हमारे पास, टोटल कंस्टेंट कितने हैं 3, और टोटल यहाँ पे कॉलम कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, तो 4 + 3 7, तो 7 - 1 कितना हो गया 6, लेकिन एलोकेशन कितना है 5, तो 5 < 6 आ रहा है, तो देयरफॉर हमारे पास कैसा आ जाएगा, डी जनरेट आ जाएगा। नॉन डी जनरेट कब होता है, जब इक्वल आता है, डी जनरेट कब होता है, जब वो लेस देन आता है, तो डी जनरेट आएंगे, और जो कॉस्ट एसोसिएटेड होगा विद दिस फिजिबल सॉल्यूशन वो 11,600, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो
तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चन को हम लोग। तो देखो यहाँ पे आपको दिया था डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और यहाँ पे प्लांट दिया है, ठीक है। P1 P2 ये प्लांट था कि वहां पे आपके सामने, और यहाँ पे देखो ये आपको वैल्यू दी है कि प्लांट 1 में आपके पास कितने कितने लीटर्स है, 6000 लीटर है, प्लांट 2 में 1000 लीटर है, प्लांट 3 में 10,000 लीटर्स है। और यहाँ पे जो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है एट ईच सेंटर, हर सेंटर में कितना रिक्वायरमेंट है, जैसे D1 में 7000 का है, D2 में 5000 का है, D3 में आपका 3000 का है और D4 में 2000 का है। और आपको क्या करना था, जो कोस्ट दिया है 2 3 11 7 ये 100 में दी, इसके लिए हम लोग ने क्या किया था, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर। तो कैसे कैलकुलेट किए थे हम लोग देख लिए। तो आपके सामने दो ऑप्शन आए थे, एक तो ए और डी, बट आपको डी जनरेट और जनरेट चेक, डी जनरेट और नॉन डी जनरेट चेक करना था। तो उसके लिए आपने क्या किया कि कितने नंबर ऑफ एलोकेशन सॉरी, तो कितने एलोकेशन है वो अगर m+n-1 के इक्वल आ जाता है तो हम लोग कहते हैं नॉन डी जनरेट, अगर लेस देन आता है तो उसको बोलते हैं डी जनरेट। तो यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2019 में जो आया था वो तो एकदम सिंपल, ये देखो ये इसमें क्या कह रहा है, कंसिडर द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया है और इसमें दिया है कि जो फिजिबल सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस है वो कब होता है, अगर ये इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट बिट ट्रू है कि अगर आपका जो कंस्ट्रेंट है समीशन ए आई और समीशन बी आई, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तब भी होगा। और सेकंड कह रहा है इफ एंड ओनली कंडीशन, तो हमने देखा था कि नेसेसरी और सफिशिएंट भी है, तो यानी कि दोनों ही ट्रू है इसके। तो देयरफॉर इसका ऑप्शन बोथ आर ट्रू, तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट इसके ट्रू हो जाएंगे। अब देखो अब बचे हमारे दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपका बचा है असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम बचा है। असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं हंगेरियन मेथड का यूज करके, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका 2020 का बचा है, ये लैग्रेंजियन फंक्शन क्या होता है। तो मैं जस्ट आपको यही बता देता हूँ लैग्रेंजियन फंक्शन क्या होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको जब भी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया है और आपको क्या कैलकुलेट करना है लैग्रेंजियन फंक्शन, तो जस्ट क्या करो, सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है 10x1 - x2², उसको पहले लिख लो, माइनस आपको एक लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर यूज करना है λ1। तो λ1 अगर एक कंडीशन दिया है तो एक λ1 यूज करो, दो कंडीशन दिया है तो दो लैम्डा मतलब और एक लैम्डा यूज करो। तो λ1 फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन को कैसे लिखना है, जैसे x1 + x2 है, माइनस ये जो 14 है उसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ। अगर इक्वालिटी होगा तब तो आपको स्लैक वेरिएबल नहीं यूज करना है, लेकिन अगर इनइक्वालिटी है तो आपको एक स्लैक वेरिएबल यूज करना पड़ता है पॉजिटिव। तो इसके लिए पॉजिटिव लेना है, इसके लिए r1 का स्क्वायर ले लिया ताकि वो पॉजिटिव रहेगा। तो x1 + x2 r1² - 14 माइनस आपको अब दूसरा मल्टीप्लायर यूज करना है λ2 सेकेंड कंडीशन के लिए। तो सेकेंड कंडीशन क्या आ जाएगा, -x1 + x2, अब एक स्लैक वेरिएबल यूज करना, तो क्या यूज किया r2 का स्क्वायर -6, ये आ गया। तो इस तरीके से लिख सकते हो। अगर इक्वालिटी होता, इक्वल होता, तो आपको ये जो r1² r2² यूज करने की जरूरत नहीं थी। अगर एक ही कंडीशन होता तो आपका ये λ2 भी नहीं यूज होता। तो इस तरीके से लैग्रेंजियन फंक्शन के क्वेश्चन करते। तो मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं था कि आपको नहीं आएगा। नॉन लीनियर में आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा है, आपको लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर्स का यूज करके सॉल्व नहीं करना है। जस्ट आपको क्या करना है, उसमें से लैग्रेंजियन फंक्शन कौन सा वो आपको बताना था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, तो ये आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब बचा आपका एक क्वेश्चन असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम लोग यूज करते हैं हंगेरियन मेथड का यूज करके। जस्ट मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है। अगर आपको ये डिटेल में डिस्कस करना है क्या होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो आप लोग नेट पे डाल दोगे, आपको इजीली मिल जाएगा कि क्या होता है हंगेरियन प्रॉब्लम, अरे सॉरी असाइनमेंट कॉस्ट। इसमें क्या होता है, ये सब कंपनी वगैरह में यूज करते हैं कि अगर आपके पास n जॉब है, n वर्कर्स हैं, तो आपको किस पर्सन को कौन सा टास्क देना है या फिर कौन सी मशीन से कौन सा काम करवाना है, उससे रिलेटेड होता है ताकि ज़्यादा एफिशिएंसी आए, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है। अब इसमें करते क्या, इसका एक टेक्निक है जिसको हंगेरियन मेथड बोलते हैं। अब हंगेरियन मेथड में क्या रहता है, जैसे आप पहले रो सेलेक्ट कर लो, जैसे 10 आ गया, फिर 5 आ गया, 13 आ गया, 15 आ गया। इसमें सबसे सेलेक्ट कर लो मिनिमम कौन सा है। तो जैसे आपका मिनिमम 5 है,
तो जितने भी वैल्यू है फर्स्ट रो के उसको मिनिमम, उसमें से मिनिमम माइनस कर दो। जैसे 10 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 5, 5 में से 5 माइनस करोगे 0, 13 में से 5 माइनस करोगे 8, 15 में से 5 माइनस करोगे 10, ये एक आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, ऐसे सेकेंड में करोगे, थर्ड में करोगे और फोर्थ में करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब में ऐसे करोगे। सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है आपको कॉलम में, ठीक है। पहले आप रो में फॉलो करो, फिर कॉलम में फॉलो करो। वो करने के बाद आपको कुछ एलोकेशन देना होता है। वो कैसे करते हैं हम लोग बोर्ड पे देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर वो फेल हो जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है। तो वो क्या होता है एक बार हम लोग डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो ये आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम है, जिस इसमें क्या करते हैं, जैसे देखो अगर ये पहला रो सिलेक्ट करो, इसमें मिनिमम क्या है 5, इसमें मिनिमम क्या है 3, इसमें मिनिमम क्या आ रहा है 2 और इसमें मिनिमम क्या आ रहा है 5। तो 10 में से 5 को माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से 5 को माइनस करोगे 0, 13 में से 5 माइनस करोगे 8, 15 में से 5 माइनस करोगे 10, ऐसे सब में किया है। उसके बाद अब इसको कॉलम में करना है। तो कॉलम में जिसमें 0 आ रहा है तो फिर सेम वही आएगा, तो ये सेम आ रहा है। जब सेकेंड में करूंगा इसमें भी एक 0 आ गया, मतलब ये भी सेम आएगा। थर्ड में मिनिमम क्या आ रहा है 1, तो 8 माइनस 1 7, 15 माइनस 1 14, 1 माइनस 1 0 और 4 माइनस 1 3। इसमें मिनिमम, इसमें 0 आ गया तो सेम वही आएगा 10 0 0 2। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको ना इसमें पहले रो में ये चेक करो कि जो 0 आएगा उसको आपको एलोकेशन देना है और उसके रिस्पेक्टिव कॉलम को अगर और एक 0 रहेंगे तो उसको क्रॉस करना है। तो देखो इसमें एक ही 0 आ रहा है, तो इसमें एक भी 0 नहीं है तो क्रॉस किसी को नहीं करेंगे। सेकंड में 2 0 आ रहे थे, जब 2 0 आ रहे थे ना तो इसको मैंने फर्स्ट टाइम एलोकेट नहीं किया। ये जो एलोकेशन दिख रहा है इसको सेकंड टाइम करते हैं। फर्स्ट टाइम में ये एलोकेशन नहीं होगा, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। थर्ड में एक 0 आ रहा है तो इसके रिस्पेक्टिव में कॉलम में और कोई 0 नहीं है तो कैंसिल नहीं करेंगे। थर्ड में देखो ये एक, सॉरी थर्ड वाला भी एलोकेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 0 है ना, तो ये भी वैसे ही रहेगा। फोर्थ में सिर्फ एक था और इसके रिस्पेक्टिव में जितने भी आएंगे उसको क्रॉस कर दो, तो ये इस रो के रिस्पेक्ट में ये वाला कट हो गया था। तो फिर क्या हो गया, सिर्फ 2 एलोकेशन मिले थे। अब यही रिपीट करते कॉलम में, तो कॉलम में ये ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है। अब ये देखो, तो जब मैं इसको एलोकेट करूंगा इसके रिस्पेक्टिव को रो में जितने 0 होंगे उसको कैंसिल कर दूंगा, तो ये 0 कैंसिल कर दिए। अब इसमें सिर्फ एक ही 0 आ रहा है, अब इसको एलोकेट करूंगा और इसके रिस्पेक्टिव में जो भी, ये तो ऑलरेडी कट है, तो ये इस तरीके से हमने एलोकेशन दिया। अब इसमें क्या होता है, आपके पास 1 2 3 4, तो 4 आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 4 टोटल इंटरसेक्टिंग लाइन है और वो किसके इक्वल आ गया, आपके जो भी आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4 क्रॉस 4। तो मतलब ये हो गया बैलेंस और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब सॉल्यूशन तो यहां पर अपने को फाइंड आउट नहीं करना है, किसको कौन सा टास्क देना है ये इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि जो पहला वाला पर्सन था उसको कौन सा टास्क मिलेगा, सेकेंड, जो सेकेंड वाला है उसको कौन सा टास्क मिलेगा, फोर्थ, थर्ड वाले को थर्ड टास्क और फोर्थ वाले को फर्स्ट टास्क। यही क्वेश्चन में जस्ट पूछा था कि यू को सेकेंड, वी को फोर्थ, डब्ल्यू को थर्ड और एक्स को फर्स्ट। तो इस तरीके से, ठीक है। अगर सपोज ऐसा हो जाता है कि ये किसी एक में आपका एलोकेशन नहीं मिलता, तब आपको इसी प्रोसीजर को सेम रिपीट करना पड़ता है और फिर आपको चेक करना पड़ता है जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होता। बट यहाँ पे देखो हर एक में एक एक एलोकेशन आ गया, तो ये आपका हो गया डन। और आपको कौन से पर्सन को कौन सा वर्क देना है या कौन से मशीन को कौन सा काम देना है ये आपका हो चुका है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो भी ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट हो गया। आई थिंक बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट, तो ये आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गया। तो यानी कि एलपीपी प्रॉब्लम के टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से इसको करके जाते हो तो आपके 16 मार्क्स है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि ये हो सकता है आपका डिसाइड कर सकता है कि आपका सेट होगा या नहीं, क्योंकि अगर आप प्योर में अगर आपका कम ज्यादा मार्क्स हो जाएगा, अप्लाइड में थोड़ा कम ज्यादा, अगर आपने एलपीपी किया है तो वो आपको पूरा बैलेंस कर देगा। इसीलिए एलपीपी के हो सके तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसको और भी उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि ये आपके 16 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एलपीपी के, जो आप कर सकते हो। बट आप सिर्फ सोच रहे हो कि नहीं एलपीपी इतना बड़ा है आपको सब करके जाना है, तो ऐसा नहीं है।
जितना मैंने करा अगर उतना भी आपको कर देते हो, अगर इससे हट के 1-2 क्वेश्चन आ गए तो छोड़ दो, बट आपके 12 या 10 मार्क्स तो यहां से गेन हो जाएंगे, और 10-12 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। तो हमने जितने भी पिछले 2 साल के क्वेश्चन डिस्कस किए, क्योंकि उसके पहले तो मिक्सिंग आता था, तो अपने को पिछले 2 साल के इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने वो सारे डिस्कस कर दिए। तो ये एक बार फिर से देख लेना, कोई भी बुक एक रेफर कर सकते हो इसके लिए। और जितने भी स्टैंडर्ड है, जस्ट आपका स्टार्टिंग के, आप कैलकुलेशन मत देखो, क्योंकि कैलकुलेशन वैसे भी सेट में नहीं पूछने वाला है, सिर्फ ग्राफिकल को छोड़ के। तो कैसे कन्वर्जन करते हैं एटलीस्ट वो देख के चले जाओ, और जो मेथड है असाइनमेंट प्रॉब्लम के, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के, वो कैसे करते हैं वो जस्ट आप एक बार रीड करके चले जाओ, ताकि अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग और कुछ अप्लाइड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।